बीजेपी का एक गठबंधन हो सकता है 2024 में, इसको कितना आप सत्यता मानते हैं? ये मैं बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये केवल विरोधियों की चाल है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। गुजरात के अंदर 3000 करोड़ की एकमात्र प्रतिमा सरदार पटेल जी की है। तो मैं दावा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा जैसा अत्याचार हम राजस्थान में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। एक आदमी के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, एक आदिवासी। बताइए, इतना नरकीय ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। बात करती हैं, सुनती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों से मिलती हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, वो कभी किसी मंच पर नहीं जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, और आपकी जानकारी में भी है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कभी नहीं जाती हैं। उनके लिए सब बराबर हैं, सबका सम्मान है, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं जाती हैं। इसलिए नहीं जाती हैं कि अपनी धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उसको ठीक रखना चाहती हैं। कल को ये भी आरोप लगेगा कि आप वाल्मीकि मंदिर नहीं गए, कल आप साईं मंदिर नहीं गए, कल आप बाबा जी के मंदिर नहीं गए, कल वहाँ मंदिर नहीं गए। तो इन चीज़ों से अलग एकमात्र, नहीं तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए, अखिलेश जी कहाँ जाते हैं, अखिलेश जी कहाँ जाते हैं आपको मालूम है। और राजभर जी कहाँ से कहाँ जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे आपको सबको मालूम है। विचारधारा की बात आएगी तो बहन जी से बड़ी विचारधारा, बहन जी से बड़ी राजनेता कोई नहीं है देश में जो विचारधारा पर टिक के काम कर रही हैं। एक भी उदाहरण यदि आपको मिले कि किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, अपनी वोट के लिए जाते हैं, नहीं, वो अपने स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा। और वो बसपा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की बात है, स्वाभिमान, सम्मान, सुरक्षा की। वो लड़ाई देखो मिलकर लड़नी होगी। एक बात मैं बस ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी 3 राज्यों में इलेक्शन भी है, क्या बीएसपी कितना, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं? 3 राज्यों में विश्लेषण, मैंने विश्लेषण बनाए भी हैं। इलेक्शन है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो हैं हमारे उत्तर भारत में। और एक तेलंगाना। तेलंगाना में मिस्टर आर एस परवीन इतनी ताकत लगा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है उनके कार्यों से। अब ये बाढ़ का इशू आया था, सबसे पहले और एकमात्र ऐसे नेता थे जो बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए और उन्होंने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री को वहाँ आना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। 3 राज्य देखिए बहुत महत्वपूर्ण है बसपा के लिए। आप पत्रकार हैं सब, आप अच्छे से समझते हैं। राजस्थान में बसपा के पास 6 विधायक तक रहे हैं, 2008 में रहे हैं, 2000 जो पिछला कार्यकाल रहा 2018 में। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष ये रहा कि वो सारे कांग्रेस ने हड़प लिए। और देखिए विडम्बना, देखिए बसपा उनको समर्थन करती है और स्वेच्छा से समर्थन करती हैं, खुला समर्थन करती हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ऐसा कारनामा करती है, उसके विधायकों को हड़प लेती है। तो इसको क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बसपा के 2 विधायक हैं, राजस्थान में 6 विधायक हैं, मध्य प्रदेश में 2 विधायक हैं। और मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था कि 11 विधायक बसपा के पास हुआ कर सकता है। और रीवा एक ऐसी जगह है मेंबर पार्लियामेंट का, 2024 के जो चुनाव की बात आएगी, वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। रीवा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ बसपा ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट चुनाव जिताया था, भीमसेन पटेल। वो जाटो समाज से नहीं थे, वो वाल्मीकि समाज से नहीं थे, वो पटेल समाज से थे, वो भीमार समाज से थे सबसे पहले। और उसके बाद लगातार 3 या 4 बार उस सीट को जीत चुके। इसके अलावा मैं बता दूं एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है और आप बड़ी आश्चर्य करोगे, सतना एक लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है। एक समय इतना ताकत था बसपा का कि 32 वर्षीय बाबूलाल कुशवाहा ने, उनके वो चुनाव होता वहाँ पे लोकसभा उपचुनाव जो है लोकसभा का, तो उसमें एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अर्जुन सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहा करते थे, बहुत बड़े नेता थे, राजा परिवार से आते थे, और दूसरी तरफ वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो मुख्यमंत्री भी रहे थे और जो भाजपा से थे। दोनों चुनाव लड़ते हैं और उसके सामने बसपा ने केवल 32 वर्षीय युवक सुखलाल कुशवाहा को चुनाव मैदान उतारा। और आप आश्चर्य करोगे, वो 32 वर्ष का अनजान आदमी बसपा के टिकट पे 65,000 वोटों से जीतता है। ऐसी क्रांति बसपा ही कर सकती है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जिस मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं वहीं फूल सिंह बरैया की बर्बादी का भी कारण नहीं, ये गलत है।
कभी लोग भी आरोप तो लगा रहे हैं कि फूल सिंह देखिए बड़ैया आरोप लगाएंगे। एक नेता थे, आज वो देखिए आने कांग्रेस वाले में मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश। आज वो कांग्रेस में जा चुके हैं वो। अब उनके बारे में चर्चा मैं तो नहीं करूंगा। अब वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बने, अपनी ताकत दिखाएं। लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं वो, बहुत बुरी तरह हारे थे, उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। मैं नहीं समझता, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अपने समाज के नेता हैं, उनको भी आगे आ जाएं। और कांग्रेस यदि ऐसी अवसर मिले तो उनको मुख्यमंत्री बनाए, हम सब चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ तीनों राज्यों में बसपा अच्छा प्रबंधन करेगी चुनाव का। रामजी गौतम जी वहाँ पे जो लोकसभा के राज्यसभा के सांसद हैं पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। उसके साथ मध्य प्रदेश में आप पिप्पल साहब हैं, इंजीनियर हैं, रमाकांत पिप्पल जी, वो बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक यात्रा भी चालू की थी, वो यात्रा भी पूरी चली। सर एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आ रही है कि बसपा बीजेपी का एक गठबंधन हो सकता है 2024 में, इसको कितना आप सत्यता मानते हैं? ये मैं बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। ये केवल विरोधियों की चाल है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ऐसा उस समय भी हुआ था जब 2022 के चुनाव हो रहे थे। आपको याद है, आपकी जानकारी में होगा, ये कहा गया था कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या ये बात सच नहीं है? बहन जी ने उसका खंडन किया और मैंने उसके लिए आर्टिकल लिखा था बहुत पहले कि ऐसा कभी नहीं होगा। बहन जी राष्ट्रपति के पद पे कभी नहीं बैठेंगे और भाजपा की सहमति के बाद तो कभी नहीं बैठेंगे। तो मैं फिर आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी विश्वास के साथ, बीजेपी के साथ उसका कोई समीकरण नहीं बैठेगा, ना अंदरूनी बैठेगा ना बाहरी बैठेगा। ये एक षड्यंत्र है जो बसपा को कमज़ोर किया जाना है। कारण ये है कि बसपा ने जो काम करके दिखाया ना, यदि पूरे देश में ऐसा हो जाता, देश की प्रधानमंत्री बन गई होती, तो आपको मालूम है कितने बड़े स्मारक पूरे देश में बने होते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आपको कितने सुविधाएं मिलती। विपक्ष कहता है कि बीजेपी रही जो मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री चाहिए। हमें काशीराम जी को याद करना चाहिए एक बार फिर। काशीराम जी का एक व्यूह रचना थी, उनका एक चक्रव्यूह था और उसमें यह था कि हमको पहली बार ये दिखाना है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ सकती है, इस देश का दलित की बेटी सत्ता में आ सकती है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय माननीय काशीराम जी, जिन्होंने ऐसा चक्रव्यूह और ऐसा दाव खेला कि बसपा को समर्थन करना पड़ा, और एक बार नहीं 3 बार करना पड़ा, और बसपा की शर्तों पे करना पड़ा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बसपा कहीं झुकी हुई होगी। और एक उदाहरण आपको बताया तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप जरूर बताएं। जब एक बार ऐसी स्थिति आई केंद्रीय बीजेपी की तरफ से कि चलो हम समझौता कर लेते हैं और 70% और 30 का लोकसभा में, तो बहन जी ने अपनी कुर्सी त्याग दी थी, मालूम होगा आपको। उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया था, उसके बाद पूर्ण बहुमत में आई। तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऐसे अपने कभी वक्तव्य में बताया मैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। बहन जी का जो पार्क है, जो मूर्तियाँ स्मारक है, उस पर आपने मतलब बताया। विपक्ष तो ये कहता है कि ये फिजूल के खर्चे हैं जी, इसके बदले में और भी बहुत सारे मतलब कॉलेज, बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लिए मतलब बहुत कुछ कर सकती थी। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास हमको देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर 3000 करोड़ की एकमात्र प्रतिमा सरदार पटेल जी की है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। वो गृह मंत्री भी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 3000 करोड़ रुपये में किलो एक, और वो भी कहाँ से बन के आती है? चाइना से। और बहन जी ने जितने भी अपने स्मारक बनाए हैं उसमें मजदूर कहाँ के लगे थे? उत्तर प्रदेश के लगे थे। और कौन लगे थे? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग लगे थे, जिनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। और पत्थर काटने वाले, पत्थर लाने वाले और बड़े ठेकेदार कौन थे? राजस्थान के, वो सब आपके SC/ST वर्ग के थे। वो आज अरबपति हैं बहन जी की वजह से। तो मैं ये कहता हूँ, एक आखिरी सवाल है कि जो इंडिया है, क्या बहन जी समर्थन में जा सकते हैं, या इंडिया में जितनी भी पार्टियां हैं वो बहन जी के पास जानी चाहिए? दोनों ही चीज़ें हैं, मैं दोनों पे बात करना चाहता हूँ। और एनडीए से दूर क्यों? सबसे पहले जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा से इनको एक डिसकंटिन्यू कर लिया था बीजेपी के साथ, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हम लोग यूनिफिकेशन एक बनाएंगे विपक्ष का। लेकिन आपको मैं बता दूँ, सब जगह गए थे। सब जगह कहाँ गए थे? अखिलेश यादव के यहाँ लखनऊ गए थे, महाराष्ट्र गए थे, सब जगह गए। लेकिन बहन जी भी लखनऊ में रहती हैं ना, बहन जी भी लखनऊ में रहती हैं, लेकिन बहन जी के पास नहीं गए। एक्चुअली मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा, या तो बहन जी उस संगठन में रहेंगे या अखिलेश यादव उस संगठन में रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था है। इसलिए बहन जी ने ये सब देखते हुए स्पष्ट कर दिया है
कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे दम से लड़ेगी। और हो सकता है आने वाले समय में जैसी बारिश ख़त्म होगी, बहन जी मंडलवार अपनी रैलियाँ करेंगी। अब तो आकाश आनंद भी हैं, वो भी आगे आ जाएंगे। देखो उसके साथ शामिल नहीं होंगे, विपक्ष के साथ शामिल नहीं होंगे, एक शर्त पे कि देश का प्रधानमंत्री उनको बनाना है बहन जी को। ये हम दलितों की, ये हमारे जो 40 करोड़ देश के दलित हैं, 25% 150 करोड़ का 40 करोड़ देश के दलित हम चाहते हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। और यदि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अकेले कभी नहीं बनेगी। उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक आज भी है। आपको मालूम है पिछली लोकसभा में उनको 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिला। 2 करोड़ का मतलब है 60%। परसेंटेज तो उनका वो आज भी कम नहीं होगी। बट सीटें तो नहीं आ पाई थी ना, महत्वपूर्ण सीटें 10 लोकसभा की आई थी ना पिछली बार। अखिलेश यादव की 5 आई थी। और आपको याद है डिम्पल हार गई थी, कहाँ से हारी थी? कन्नौज से। जो गढ़ था यादवों का, वोट किसने दी? यादवों ने उनको। तो ये बड़ी बात थी। यदि वो वोट का समीकरण ठीक बैठ जाता तो वहाँ 15 सीटें नहीं आती, 75 सीटें आती और ये गठबंधन भी नहीं टूटता। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज को ये देखना होगा कि उनका नुकसान हो रहा है बसपा के ना रहने से या फ़ायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने खुद कहा कि FIR नहीं लिखी जाती। कितना अत्याचार होता है देख लिया आप लोगों ने, हाथरस में देख लिया ना, और जगह दुनिया भर में अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में कितने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए यदि दलित वर्ग ग्रामीण इलाकों में अत्याचार को रोकना चाहता है, FIR उसकी हो और उसको न्याय मिले, तो बहुजन समाज पार्टी को तो इतना तो मजबूत करना पड़ेगा। जैसे काशीराम कहा करते थे कि यदि आप सरकार नहीं बना पाए तो कुर्सी हिलाने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। और जिस दिन आपके पास ताकत इन राज्यों में हो जाएगी, 3 राज्यों में जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं दावा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा जैसा अत्याचार हम राजस्थान में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। एक आदमी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, एक आदिवासी। बताइए इतना नरकीय ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।